नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। साथियों, आज जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि बिहार में सीटों को लेकर जिस प्रकार से गतिरोध जारी है उसमें बहुत सारे पेंच सुलझते हुए दिखाई दिए, लेकिन इन सभी बातों में एक जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा वो चिराग पासवान रहे। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान की कोई भी टिप्पणी नहीं आ रही थी, कोई भी मीडिया से कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी, उनकी कोई भी खबरों की चर्चा नहीं आ रही थी। और जब प्रधानमंत्री की रैली हुई थी 2 तारीख को और 6 तारीख को, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान क्या करेंगे। उसके बाद आपने देखा कि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद खबरें ये आई कि उनकी जो सीटों की डिमांड थी वो पूरी कर ली गई है। इस पे भी हमने आपको खबर की थी। और लगभग सीटों की बात करें तो सीटों का समीकरण लगभग उसी हिसाब से हो गया है। लेकिन इन सब बातों के इतर सभी को इंतजार था वैशाली की जो रैली उन्होंने कल की, कि इसमें वो क्या कहने वाले हैं। क्या इससे ये फिगर आउट हो जाएगा कि वो एनडीए के साथ हैं या इसके इतर कोई अलग डिसीजन ले सकते हैं। कल जो रैली हुई आज उसकी चर्चा करनी जरूरी है। उसमें जो कुछ बातें निकल कर आई वो निश्चित तौर पर एक और जहां बीजेपी को टेंशन में डाल रही है, वहीं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी खतरे की घंटी है। इन सब बातों में एक बात तो कॉमन है, आपने देखा कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान जिस प्रकार से नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर रहते हैं, उनकी जो अदावत की खबरें हैं ये लगातार जग जाहिर है। इसमें कहीं कोई भी चीज़ बताने वाली बात है ही नहीं। लेकिन इसके इतर जब उन्होंने वैशाली में जनसभा को संबोधित किया तो कुछ बातें की। उन बातों को चर्चा करना जरूरी है। सबसे पहले सीट शेयरिंग को लेकर जो बात थी, हमने आपको बताया कि 5+1 का फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगियों को कहा है कि 5 सीट तो मान गई है, लेकिन एक और सीट जो हमारी है उस पर भी बात चल रही है, वो भी मैं ले लूँगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि चिराग पासवान ये चाहते हैं कि एनडीए के साथ एक ही लोजपा रहे। कहीं ना कहीं पशुपति पारस को वो अलग करना चाहते हैं। इसमें देखिए समझने की बात है, एलजेपी जो पशुपति पारस गुट है, आपने देखा होगा कि जब से पार्टी अलग हुई है, शर्त और बिना शर्त वो हमेशा एनडीए के साथ रही है। ऐसे में भाजपा ये नहीं चाहती है कि वो एनडीए से अलग हो जाए। 4 डिमांड की बात हमने लगातार की है कि नीतीश कुमार को लेकर हो, पशुपति पारस को लेकर हो, हाजीपुर सीट को लेकर हो। ये सारी बातें लगातार चिराग पासवान के माध्यम से सर्वविदित है।
इसमें से एक तो ये बात थी कि एनडीए में एक एलजेपी रहे। देखिए, एक खबर ये भी आ रही है, जो सीटों का समीकरण बन रहा है, इसमें निश्चित तौर पर कल भी हमने बताया आपको कि पशुपति पारस को कहीं न कहीं आगे की राजनीति करने के लिए भाजपा एडजस्ट करेगी, और ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः वो चुनाव न लड़े। ऐसे में उनकी पार्टी का क्या होगा, उनके साथ जो सांसद आए थे उनका क्या होगा, इस पर भी बात हो रही थी। तो ये माना जा रहा है कि भाजपा जो सीटें बिहार में लड़ेगी उसमें कुछ वैसे कैंडिडेट भी होंगे जो पशुपति पारस के साथ थे, जो भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो बात हो गई चिराग पासवान और पशुपति पारस की। उन्होंने एक बात कहा कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। तो ये तो आप सभी समझते हैं कि कोई भी दल हो, उनका सीधा संपर्क जनता से होता है और जनता ही तय करती है किसे लाना है और किसे नहीं लाना है। तो जब ये बात चिराग पासवान कहते हैं कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है, तो फिर इसको समझने की ज़रूरत है। आखिर जहाँ एक और, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, ये सभी चाह रहे थे कि चिराग पासवान उस रैली में क्या कहते हैं, लेकिन जब उनका ये कहना कि हम यहाँ पर अपनी जो गठबंधन है वो बिहार की जनता के साथ है, तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। आज के दौर में जहाँ सभी पार्टियाँ गठबंधन किसी न किसी दल से कर रही है, वैसे में ये स्टेटमेंट आना कहाँ तक जायज़ है? क्या वो ये बताना चाहते हैं कि वो एनडीए गठबंधन के इतर कोई एक नया रास्ता तलाश रहे हैं? क्योंकि कल के डेट में अगर माने तो सीटों के समीकरण अगर बैठ गए, तो ऐसे में चिराग पासवान ने ये बातें क्यों की? उन्होंने सर पर कफन बांधकर मैं निकला हूं, ये भी बात की। इस बात के क्या मायने हैं, इसे भी समझने की ज़रूरत है। देखिए, बिहार में पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार लगभग ज़्यादा समय रही। उसमें 2 बार वो महागठबंधन के साथ गए हैं, 2 साल के लिए और 17 महीने के लिए। इसके अलावा जितने दिनों का कार्यकाल है वो एनडीए के साथ में ही है। और आज वर्तमान स्थिति में जहां भाजपा ये कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, बिहार में विकास डबल गति से हो रहा है, तो ऐसे में ये बयान देना कि मैं सर पे कफन बांध कर निकला हूं, तो वो किसे टारगेट करना चाह रहे हैं? निश्चित तौर पे आज की जो वर्तमान सरकार है, कहीं ना कहीं उस और भी इस बात का इशारा है। और इसमें एक बात जो महत्वपूर्ण है, आपने देखा था जब नीतीश कुमार ने शपथ लिया था, उसमें वो जेपी नड्डा के साथ आए थे, और जब मीडिया बंधुओं से उन्होंने बात की तो उन्होंने ये बात भी कही थी कि हमारी जो नीति है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, हम उसके लिए सरकार से लगातार बात करेंगे, उस पर कैसे काम हो हम उसकी बात करेंगे। एक बात तो क्लियर है, ये हम सभी जानते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी
जब दो टुकड़ों में बटी थी, उसके बाद से जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना संगठन खड़ा किया, जिस प्रकार से उनका फेस वैल्यू बढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो किस प्रकार से भाषण देते हैं, किस प्रकार से लोग उनकी रैलियों में जुड़ते हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार की संशय की स्थिति नहीं है। ये हर किसी को पता है कि आज के समय में चिराग एक उभरते हुए सितारे के रूप में अपने आप को स्थापित किए। उनके पास वोट बैंक भी है, भले उनकी पार्टी दो भाग में बट गई, लेकिन आज भी जो कोर वोटर है वो चिराग पासवान के पास है। इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन इन सभी बातों से इतर जब कफन बांधने की बात आती है, तो वो कफन बांधकर किसके ऊपर और क्या बताना चाहते हैं, ये समझने की ज़रूरत भी दिखाई देती है। लेकिन जब आने वाले दिनों में अगर वो किसी गठबंधन में रहेंगे, तो निश्चित तौर पे उसके हिसाब से उनका स्टैंड होना चाहिए। लेकिन एक अलग ही स्टैंड कल दिखाई दिया। उन्होंने पिछले सरकारों को बिहार को लूटने की बात की, और आप जानते हैं नीतीश कुमार पे किसी प्रकार का करप्शन का आरोप नहीं लगा है। तो ये आरोप प्रधानमंत्री मोदी भी किस पे लगाते हैं बिहार में, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो क्या ऐसे में चिराग पासवान भी उन्हीं दलों को टारगेट कर रहे हैं जिनके समय में करप्शन हुए? वो 14 करोड़ लोगों की बात करते हैं, बिहार के सभी वर्गों को लेकर चलते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सारी बातों को जब अगर हम देखते हैं तो ये शंका होती है कि आखिर चिराग पासवान का स्टैंड अभी तक क्लियर क्यों नहीं है। एक खबर ये भी आई थी कि उन्होंने एक एजेंसी के माध्यम से हाजीपुर में सर्वे करवाया था कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो कैसी स्थिति होगी। तो हाजीपुर चूँकि रामविलास पासवान की विरासत है और वहाँ से चिराग पासवान लड़ेंगे, तो अनडाउटली उनको एज होगा, उनके समर्थक हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो जहां एक और सीटों का बंटवारा तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, एक और घटना घटी जहां नीतीश कुमार को अभी विदेश गए हुए हैं, उनको आगे स्टैंड करना था, वहां रुकना था, लेकिन भाजपा के कहने से वो आज वापस आ रहे हैं। 10 साढ़े 10 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और माना जा रहा है कि दिल्ली आने के बाद एक फाइनल बैठक दिल्ली में होगी और पेच सीटों को लेकर नहीं है, किसे कौन सी सीटें दी जाएगी, कहाँ अदला बदली करने की बात है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि जो भी सीटें इधर से उधर हो रही है वो सारी की सारी सीटें जेडीयू की सीटें हैं। तो ऐसे में जब ये बात हो रही थी कि क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ बैठकर सीटों के आदान प्रदान को लेकर बात करेंगे, तो ये भी बातें क्लियर हो गई है कि जो भी दल हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, उनकी तरफ से भाजपा रिप्रेजेंट करेगी और जो भी सीट इधर से उधर होगा वो भाजपा ही करेगी नीतीश कुमार से, और जो उनके सहयोगी हैं उन्हें वो बता देगी कि ये सीटें आपको मिलेगी, ये सीटें इनको मिलेगी। चूँकि बहुत जल्द आचार संहिता लागू होने वाला है और 15 तारीख तक लगभग
चांस है कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। और हमने ये भी बताया है कि 12-13 तारीख तक सीटों को लेकर फाइनल मुहर भी लग जाएगा। जहां एक और मुकेश सहनी से भी बात हो रही है, भाजपा ये भी चाह रही है कि मुकेश सहनी भी एनडीए में आ जाए। उनको लेकर भी एक संशय की स्थिति बनी हुई, क्योंकि लगातार दल बढ़ते जा रहे हैं, सीट फिक्स है और ऐसे में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जहां एक और भाजपा अपनी 17 सीटों पर कोई भी कंप्रोमाइज करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वहीं बची हुई सीटों में इन सभी को एडजस्ट करना, सीट की अदला बदली करना, कौन से जिताऊ कैंडिडेट है उनको टिकट देना, चाहे वो किसी भी दल में हो, इन सारी बातों पर दिल्ली में चर्चा होगी। और कहा यह जा रहा है कि जदयू के भी करीब करीब 7-8 ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पे मुहर लग गई है। और बाकी भी जो सहयोगी हैं उनसे पूछा जाएगा और जो सर्वे चल रहा है, जो इंटरनल सर्वे हो रहा है, उसके आधार पे भी मिल बैठकर ये फैसला किया जाएगा कि कौन सी सीट किस पार्टी को दी जाए और वहाँ से कौन सा कैंडिडेट उतारा जाए जो इस बार एनडीए को मजबूत करने के लिए जरूरी है और उस पर दांव लगे। इन सभी बातों को लेकर एक बात सामने जो निकल कर आ रही है वो ये कि चिराग पासवान ने जो कल कहा, उन बातों के मायने क्या हैं और क्या अभी भी चिराग पासवान संशय की स्थिति में बने हुए हैं, वो अभी तक अपने आप को एनडीए के पार्ट के रूप में नहीं देख रहे हैं। ये बहुत तरह के सवाल जो हैं वो बने हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्योंकि कल भी वो दिल्ली से डायरेक्ट पटना आए थे, यहाँ से हेलीकॉप्टर से अपने जनसभा में गए, वहाँ से वापस आए और फिर वो दिल्ली चले गए और मीडिया में भी बहुत कुछ उन्होंने बयान नहीं दिया। माना यह जा रहा है कि दिल्ली में जाकर फिर उनकी मुलाकात होगी और आज के डेट में उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिल्ली में देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान भी दिल्ली में है, मुकेश सहनी से भी बात हो रही है। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, जो सीटों का फाइनलाइजेशन है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को निश्चिंत कर दिया गया है, जीतन राम मांझी निश्चिंत हैं, पशुपति पारस के लिए अलग से भाजपा काम कर रही है, चिराग पासवान को जितनी डिमांड थी वो सीटें दे दी गई है और अब सिर्फ कौन सी सीटें किसे मिलनी है, वहाँ से कौन सा कैंडिडेट होगा जिसके चलते भाजपा बिहार फतह कर सके और 40 में 40 सीटें कैसे जीतेगी, इसी पे मंथन होना बाकी है। उम्मीद है कि कल से परसों तक ये भी चीज़ें सामने आ जाएगी और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 16 सीटों से कम पे नहीं लड़ेंगे, तो ऐसा दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहां एक और आप देखेंगे कि ललन सिंह चुपचाप हैं, उनका पिछले कई दिनों से कोई बयान नहीं आया। आपने अशोक चौधरी को देखा होगा किस प्रकार से वो साइलेंट मोड में चले गए हैं। इनकी पार्टी के अंदर किस तरह के गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं कि उन्हें वैसी सीटें दी जाए जहां से वो चुनाव 100% जीत सके। इन बातों का डिकोड करना ज़रूरी था और चिराग पासवान के जो कल के भाषण के दौरान जो बयान दिए गए, इसका आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी
देखने लायक होगा। देखते हैं इन 24 से 48 घंटों में क्या कुछ नया होता है या कुछ दूसरा ही देखने को मिलेगा। इस पर भी हमारी नज़रें बनी हुई है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।